मैं अब आपसे बात करना चाहती हूँ आपके फादर के बारे में। जो उनका करियर था, बहुत पहले स्टार्ट किया, बहुत क्लासिक टाइम था, बहुत ही एक रिफाइंड सिंगिंग होती थी, बहुत ही ऑथेंटिक एक एरा था म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए। तो उस दौरान जो ये मैंडले एक इंस्ट्रूमेंट था, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, मतलब बेसिकली इंडियन सिनेमा में, और उसको एक पहचान दी। तो उनके करियर के बारे में बताएं और कुछ अपनी यादों के बारे में बताएं जो उनसे जुड़ी हैं। जी जी जी। तो मेरे वालिद साहब का जो करियर है वो 40s में शुरू हुआ था। 37 में वो बॉम्बे आ गए थे अपने नेटिव प्लेस से, कि घर वालों से उनकी ये वो थी, मतलब एक थोड़ी जिद भी थी कि मैं बॉम्बे जाऊंगा और फिल्मों में म्यूजिक दूंगा। अच्छा। छोटी जगह, मतलब एमपी एक जगह है मध्य प्रदेश, उसमें एक मालवा नाम की जगह है, तो वहाँ रहते थे। म्यूजिक हमारा, ये बता दूं आपको, सारे लोगों को बता दूं कि म्यूजिक हमारा खानदानी पेशा बिल्कुल नहीं। म्यूजिक जो शुरू हुआ है वो सिर्फ मेरे वालिद साहब से शुरू हुआ और हमसे आया है, और हमसे आगे आगे क्या जाएगा पता नहीं मुझे। तो हमारे दादा अब्बा जो थे वहां से भी म्यूजिक नहीं, उसके पहले तो बिल्कुल नहीं। लेकिन वो म्यूजिक का उनको एक एटमॉस्फेयर जो मिला था। मेरे दादा जो थे वो जिस स्टेट में रहते थे, सीतामऊ, उसके राजा के वो उनके यहाँ आना जाना उनका था, राजा राम सिंह का उस जमाने का। तो वहाँ दुनिया के सब गाने बजाने वाले दरबार में आया करते थे, और जब ये इनविटेशन आता था हमारे दादा को कि आज फलां गाने वाले आए या गवैया आने वाले, तो आप जरूर आइए। तो उनके साथ मेरे वालिद जाते थे। वहां से इनको म्यूजिक का शौक हुआ और बिल्कुल ठान ली कि ये जो बजा रहा है ऐसा मैं भी बजाऊं, ये जो गा रहा है ऐसा मैं भी कुछ करूं। और उन्हें फिर एक गाना उन्होंने सैगल साहब का सुना था कि दुख के दिन अब बीतत नहीं। वो गाना सुनने के बाद उन्होंने बताया कि दिल पे ऐसा असर हुआ कि अगर ये गाना ऐसा ही बन सकता है और ये आने के बाद मेरे दिल पे असर हो सकता है, तो मैं भी कुछ ऐसा काम करूंगा जो लोगों के दिल पे असर हो। तो एक छोटा स्टार्ट था। फिर वो लंबी स्टोरी है कि वो 37 में बॉम्बे आए और उन्हें काम की तलाश की और काम किया। कुछ जगह पे उन्होंने थोड़ा सा वो भी किया कि कहीं असिस्टेंट भी बनना पड़ा। उसके बाद उनको ब्रेक मिला और 1944 में फर्स्ट फिल्म इंडिविजुअल उन्होंने एज ए म्यूजिक डायरेक्टर म्यूजिक किया। दैट फिल्म वाज दोस्त। दोस्त एक फिल्म थी 1944 में, जिसमें नूरजहां मैडम, आप बोलते हैं आज जी, नूरजहां मैडम हीरोइन थी और मोतीलाल हीरो थे उस जमाने के टॉप। अच्छा। और नूरजहां जी के जो हस्बैंड हुए शौकत हुसैन रिजवी साहब, इस फिल्म के डायरेक्टर थे। और इस फिल्म में उन्होंने 9 गाने दिए और पहली फिल्म और 9 गाने, पूरे के पूरे 9 गाने सुपरहिट हो गए। हो नहीं थे? हाँ, कमाल हो गया कि सबसे सुपरहिट गाना ये रहा कि बदनाम मोहब्बत कौन करे, इश्क को रुसवा कौन करे। ये सब जानते हैं नूरजहां जी। जी, नूरजहां जी का बहुत फेमस ये एक सॉन्ग है। और मैं ये सुन रही थी जब मैं अपनी रिसर्च कर रही थी, और वाकई में उस दौर की म्यूजिक, आवाज और कंपोजिशन एक अलग लेवल था उनका। एक ही बहुत मयार होता था उन आर्टिस्ट का कि जब वो क्रिएट करते थे कोई अपना पीस, तो बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं। और अब मुझे महसूस होता है कि हमारी जो जनरेशन है, वाकई में कितना कुछ है हमारे पास सीखने के लिए उन लोगों से, कितना हमारे जो ये लेजेंड्स हैं छोड़ के गए हैं इंस्पिरेशन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने ऐसा, हम कहते हैं कि कुआं खोद के गए हैं, बाकी लोग इसमें से पानी निकाल के अभी तक पी रहे हैं। जी बिल्कुल। आपकी मैंडोलिन जर्नी कैसी रही है? तो आपने जब इस इंस्ट्रूमेंट को थामा तो आपको क्या महसूस होता था कि क्या मैं इसी के लिए बना हूँ, या फिर क्योंकि आपने 10 और इंस्ट्रूमेंट्स आप प्ले कर सकते हैं, मैंडोलिन के साथ अटैचमेंट क्यों? तो घर में एक्चुअली क्या था, घर में म्यूजिक का माहौल था, आए दिन रिहर्सल होती थी और सारे सिंगर्स हमारे घर, जहाँ अभी भी रहते हैं, वो 1949 का मकान है जहाँ मैं अभी भी इंडिया में रहता हूँ। फिलहाल तो मैं वेगस आया हूँ, यूएस आया हूँ। तो वहाँ ये सारे सिंगर्स वगैरह रिहर्सल करने आते थे, जिसमें लता जी भी हैं, रफी साहब भी हैं, मन्ना दा भी हैं, किशोर दा भी हैं, वगैरह वगैरह। तो ये रात दिन मतलब गानों का माहौल था। और ये साज ये जब बजाते थे
तो ये सुनने में हमको अक्सर आता था कि जब फिल्म का कोई कुछ काम नहीं हुआ, जिस दिन रिहर्सल ना हो, तो मैंडल बजाते थे तो हमको लेके बैठते थे साथ में कि ये सीखो, ये सीखो, ये सीखो। हम उस छोटी उम्र में हमको तो उन्होंने 15 राग सिखा दिए थे। तो मेरी उम्र के हिसाब से 15 राग बहुत ज्यादा होते हैं। तो इतनी जल्दी जल्दी उन्होंने सिखाया कि ये सब, ये सुबह का, ये दोपहर का, रात का। तो उस टाइम तो सिर्फ यही दिमाग में था कि भाई वो हमको सिखा रहे हैं, हमको सीखना है। कोई प्लान नहीं था कि आगे जाके कुछ इसमें ही कुछ करना है, या एक माइंड में ये तो था कि भाई ये सिखा रहे हैं तो डेफिनेटली फिल्म लाइन में ये डालेंगे, और जाने के बाद क्या रिजल्ट होगा खुदा जानता है, लेकिन बहुत कुछ अच्छा ही हुआ। बहुत खूबसूरत। तो चलिए अब हम बात करना चाहेंगे थोड़ा सा आपकी अकॉम्प्लिशमेंट के बारे में। दादा साहब फाल्के अवार्ड, जब वो अवार्ड आपको मिला तो कौन सी ऐसी चीज़ें थी जब आपको लगा कि आई थिंक दिस इज़ द टाइम, और ये टाइम पहले आना चाहिए था, क्योंकि उससे पहले भी आप बहुत कुछ कर चुके थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक ये अवार्ड आपकी अकॉम्प्लिशमेंट के लिए मेरे ख्याल से बहुत छोटा है। आपने बहुत इतना सारा इंडस्ट्री को हमारी जो है खूबसूरत तोहफा दिया है, इस ख़जाने में इतना इजाफा किया है कि उसकी कोई हद नहीं है। तो उस अवार्ड के बारे में बताएं, किस तरह से ये चीज़ें हुई और किस तरह से आपका नाम सामने आया। ये तो कैसे हुआ पता नहीं, मुझे खाली इंफॉर्मेशन आई कि आपको आपका नॉमिनेशन हुआ है और सो एंड सो डेट में इस तरह हम लोग आपको पेश करने वाले हैं। बाकी डिटेल तो है काफी। तो इस तरह का मैं मतलब इतना कुछ बहुत ज्यादा अचंभा भी नहीं हुआ, और कभी रिग्रेट इस बात का कुछ भी नहीं है कि ये बहुत पहले मिलना था, बाद में क्यों मिला। कि देखिए अवार्ड ही होता है। कोई आपको अगर मान सम्मान देता है, इज्जत देता है, तो वो कभी भी दे तो वो बहुत अच्छी बात है। और ऐसा नहीं है कि इसके बारे में कुछ ज्यादा मतलब कुछ बोलना चाहिए मुझे। देखिए, दो चीज जिंदगी में हमारे लिए बहुत मायने होती है किसी भी फील्ड में। एक तो होता है अवार्ड और एक तो होता है रिवॉर्ड। तो रिवॉर्ड को मैं ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंस देता हूँ। रिवॉर्ड ये होता है कि जो आपको उस्ताद से मिलता है, माँ बाप से मिलता है और वेल विशर से मिलता है, फैन से मिलता है आपको। हाँ, तो रिवॉर्ड वो होता है कि आपने क्या किया, वो आईना दिखाता है आपको। बिल्कुल। आपका जो ये थे, आप ये स्टेटस है आपका, या हम आपको कितना चाहते हैं, है ना। बिल्कुल। फिर इसके साथ अवार्ड डेफिनेटली एक आपकी पोस्टिंग बढ़ा देता है, और वो टैग आपके पास हमेशा के लिए आ जाता है कि भाई अगर उनको मिला है तो मुझे भी मिला है। मेरे हिस्से में भी आया। अच्छा, देने वाले जो अवार्ड किसको भी देते हैं, खैर आज क्या होता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब देते हैं तो वो आपका बैकग्राउंड चेक करते हैं और आपकी हिस्ट्री निकालते हैं जरूर। उसके ऊपर ये होता है, तो उस हिस्ट्री में थोड़ा बहुत सीनियरिटी आती है, एक्सपीरियंस आता है, लेकिन सबसे बड़ा ये आता है कि व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन टू फिल्म इंडस्ट्री। अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ तो टू द म्यूजिक, या तो एज ए इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है ना, मेरा उसमें हिंदी में बोलते हैं योगदान मतलब मेरा कंट्रीब्यूशन जी। तो मेरा कंट्रीब्यूशन ये हुआ कि मोर देन 5 डिकेड्स जो मेरा कंट्रीब्यूशन है, तो वो इस मतलब शक्ल में सामने आया है। बिल्कुल। अब उस कंट्रीब्यूशन बहुत कुछ है, तो जो उन्होंने देखा जरूर होगा, परखा होगा और कुछ लायक समझा होगा, तो उन्होंने दिया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने भी, जिस कमेटी ने जिन्होंने ये डिसाइड किया, या अब तक मेरे पास आया, तो ये खुदा का करम है कि ये हमारे हिस्से में आया। जी, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि जो अवार्ड होता है बेसिकली आई थिंक इट्स फील्स गुड व्हेन यू गेट इट, बट आई थिंक मज़ा तब ज़्यादा आता है जब आपके काम को रिकग्निशन, अप्रिसिएशन मिलती है जेन्युइनली अपने ऑडियंस से, अपने लोगों से, अपनी फैमिली से, जो आपकी सराउंडिंग्स होती है, जब वो मोहब्बत दिखाती है, प्यार दिखाती है आपके काम के लिए, तो उसका मज़ा अलग ही होता है। क्योंकि वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती एक आर्टिस्ट को, लेकिन हाँ, आप उसकी रिकग्निशन अगर उस पैमाने पे हो जो कि
बहुत कम लोगों को ऑनर किया जाता है दादा साहब फाल्के अवार्ड से, जो कि अपने में एक बहुत बड़ी बात है ऑनर किया जाना। तो डेफिनेटली हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका उस तमाम कंट्रीब्यूशन के लिए जो आपने इस इंडस्ट्री को दिया है और इतना काम किया है इतनी खूबसूरती के साथ कि आपकी ये क्रिएशन हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। शुक्रिया दोस्त। आप अपने ऑडियंस के लिए जो आपको देख रहे हैं उनके लिए कुछ खास मैसेज देना चाहेंगे? खास मैसेज ये है कि आज हमको ये देख के बड़ा अफसोस होता है कि जो जनरेशन है वो कुछ दूसरी तरफ जा रही है। हमारे संस्कार या हमारी फैमिली में जो ये बताया गया है कि माँ बाप की इज्जत करना या आपके उस्ताद की इज्जत करना या आप जो सीखते हो उसके साथ 100% आपको सिंसियर रहना। जैसा एक कहावत है कि जिस काम की तुम रोटी खाते हो कुछ भी जॉब हो सकता है, उससे 100% ईमानदारी करो। जो आज कम दिखाई देती है और सीरियसनेस कम दिखाई देती है और दीन से जो लोग दूर हो गए उनका बड़ा अफसोस होता है कि नाम के लिए अगर हैं ऐसे तो उस पर नहीं, अल्लाह रसूल को याद करना चाहिए। और हम बोलते हैं कि माँ बाप की इज्जत करो। और जो क्या कल्चर हो गया है, किस कल्चर में आप थे, कहाँ आ गए, ये उसको थोड़ा झांक के देखना चाहिए कि ये सब जो चीजें बताई गई है ये जिंदगी में परमानेंट है, जो आपको काम आएगी। अगर छोड़ दोगे तो आपके बाद आपकी जनरेशन भी फिर आपको छोड़ देगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत मैसेज है और वाकई में मैं भी एग्री करती हूँ मुस्तफ़ा सज्जाद साहब की जो हमारी बुनियाद है वो बुनियाद है हमारी अपब्रिंगिंग। और वो अपब्रिंगिंग जब हमें मिलती है और हमें उसे एक्सेप्ट नहीं करते और ऑनर नहीं करते, उन वैल्यूज़ को अप्रिशिएट नहीं करते जो इससे हमारी लेगेसी जुड़ी है, तो वाकई में वो इंसान की कामयाबी का मेयार कुछ नहीं हो सकता अगर वो अपनी इन बेसिक चीज़ों को फॉलो नहीं करेगा। जी जी। तो ये हमारा मैसेज है और कुछ नहीं कि आप जहाँ से ओरिजिन है उसमें आप जुड़े रहें, उससे अलग हो जाएंगे तो आपके आने वाली जनरेशन बिल्कुल आपसे अलग हो जाएगी। एक दिन आएगा कि सब कुछ बिछड़ जाएगा, तो वही फिर हाथ मलने से कुछ नहीं होना है। तो जो कुछ है, थैंक यू सो मच, इट्स एन ऑनर अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते आपका और हिना साहिबा यानी आपका और चैनल का कनाडा वन, खास तौर से मेरे दोस्त मुखलिस दोस्त सैयद वसीम हैदर साहब का बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि बिकॉज ऑफ हिम ये पॉसिबल हुआ। और दूसरी बात है, एक बात उनका जिक्र वो बीच में रह गया कि उनके जो हमारा म्यूजिक का जो सिलसिला उनसे चला, हालांकि वो उनकी थोड़ी लाइन अलग है, बिजनेसमैन है, बिग शॉट, लेकिन म्यूजिक से उनका राब्ता बहुत है, बहुत अच्छा लिखते हैं, रूह बहुत अच्छी है उनकी, समझ भी बहुत अच्छी है। मुझसे ट्यून जब सुनते थे तो वो कुछ बता देते थे कि इसमें ये होना चाहिए। तो उनका जितना काम अभी तक जो हुआ था, यानी सऊदी अरबिया का जितने शोज हुए या रिकॉर्डिंग हुई और लंदन में उनका, दुबई में या बहरीन में जितने म्यूजिक शोज हुए, स्टेज शोज हुए, उसका सारा बाहर का काम का उन्होंने मुझे दिया था कि म्यूजिक की साइड तो आपके अलावा कोई नहीं संभालेगा। तो वो सारा मैंने किया है उनका, तो मैं उसके लिए भी उनका शुक्रगुजार हूँ। और देखिए ये अब बात यहाँ आ गई कि उनके चैनल वगैरह से जरिए आएगा, तो हो सकता है ये सिलसिला और आगे बढ़ेगा और आपसे जल्दी मुलाकात जरूर 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 है। हम मुंतजिर रहेंगे इस मुलाकात के। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। और कुछ कहा सुनने में कुछ कमी रह गई तो उसको आप एडिट करिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बहुत ही खूबसूरत शख्सियत हैं। जितना खूबसूरत आपका दिल है उतनी ही खूबसूरत आपकी पर्सनालिटी भी है और उतना ही खूबसूरत आपका म्यूजिक भी है। बहुत शुक्रिया कॉम्प्लीमेंट के लिए, लेकिन आपसे ज्यादा खूबसूरत कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आई एम ऑनर्ड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो ये थे हमारे साथ मुस्तफ़ा सज्जाद हुसैन, a well-renowned music director from Indian film industry and a very talented mandolin player, also a recipient of दादा साहब फाल्के अवार्ड। इनका कंट्रीब्यूशन तो हमने आपको बता दिया। आज का एपिसोड मुझे हमेशा यादगार रहेगा मेरे उन एपिसोड्स में जिनसे मेरी मुलाकात ऐसी शख्सियत से हुई जिन्होंने मुझे ही नहीं पूरी दुनिया को मुतासिर कर दिया अपने म्यूज़िक से, अपने कंट्रीब्यूशन से और अपनी लेगेसी से। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा और यही है कि आप हमारा इस तरह से साथ देते रहें और अपने जो फीडबैक हैं मुझे लिखते रहें मेरे ईमेल एड्रेस पर
हिना सिद्दीकी 007@gmail.com। आप मुझे से रब्ता कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर एज हिना सिद्दीकी। इट्स शोइंग अप ऑन द स्क्रीन एज वेल। तो चलिए अब इजाज़त लेते हैं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक बहुत ही खूबसूरत गेस्ट के साथ, एक खूबसूरत स्टोरी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। गुड नाइट, शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़। कीप वॉचिंग कैनेडा 1 TV।